Assalamualaikum students, welcome to the 22nd lecture of analytic number theory. So just first review the lecture 21. 21 के अंदर हमने एप्लीकेशन की क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की. सो बाय एप्लीकेशन आई मीन कि मैंने उस क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज जो कि 2 mod 8 के रिजल्ट्स थे उनको यूज़ किया चेक करने के लिए कि दे आर इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 8k-1. फिर हमने आगे फर्दर गए और फिर जो गॉस लेमा था उसके हमने देखा कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक सेट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और फिर उसके रेसिड्यूज देखने पड़ते हैं मॉड पी के अंदर जो कि p/2 से बड़े हों, और फिर उनकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास एक जो कंग्रेस गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक कंग्रेस है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. यानी अदर वर्ड्स कि जो आपके पास a और p पड़ा हुआ है, से a आपके पास रिलेटिवली प्राइम नंबर है किसी भी प्राइम p के साथ, तो a/p का जो लेजेंडर सिंबल है वो 1 आएगा या -1 आएगा. फिर हमने कहा कि भाई इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक रिजल्ट से जिसके अंदर हमने इस तरह का सम बनाया जो कि था k1 to p-1/2 और इधर आपके पास k into a/p आ गया. सो k की वेरिएशन चलती गई, आपके पास a जो नंबर था वो आपने लगा दिया और कैलकुलेट किया, और ये नंबर आपने कहा कि वही रोल प्ले करेगा जो कि गॉस लेमा के अंदर n प्ले करता है. अगर n इवन है तो ये नंबर भी इवन होगा, और अगर n ऑड है तो ये नंबर भी ऑड होगा. ये हमने रिजल्ट इस तरह किया कि इसको मॉड 2 में देख लिया, n को और इसको, तो दोनों की जो आपके पास रिमाइंडर क्लासेस थी वो सेम आ रही थी. तो हमने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ रोल यही है n का कि उसने ये बताना है कि वो इवन है या ऑड है, तो वो ये भी बता सकता है, तो उसको उससे रिप्लेस किया जा सकता है. तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होगी. फिर हमने एक जनरलाइज सिंबल डिफाइन किया, जैकोबी सिंबल, और कुछ कंप्यूटेशंस की. इस रिजल्ट के अंदर जब मैं लास्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन कर रहा था तो मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं ए को ऑड प्राइम चूज़ किया, और वो मैंने कहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इसके अंदर से इवन का केस क्यों निकाल दिया. तो ये जो रिजल्ट था वो ये था कि ए इज एन ऑड नंबर, पी इज एन ऑड प्राइम, एंड ए और पी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इन दैट केस मैंने कहा था कि जो ए और पी का लेजेंडर सिंबल है वो बराबर होगा -1 रेज़ टू पावर k1 to p-1/2 ka/p का इंटीजर फंक्शन. इसके अंदर आप अगर p की वैल्यू रख लेते हैं से 13, तो 6/13 क्या लेजेंडर सिंबल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? सो आंसर इज बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन है उसके अंदर से कोई भी चीज़ खराब नहीं हो रही, किसी भी चीज़ को डिस्टर्बेंस नहीं हम कर रहे. जो लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन है, लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन ये है कि नीचे वाला हिस्सा प्राइम होना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है. तो 6 क्या 13 के साथ रिलेटिवली प्राइम है? यस, 6 इज रिलेटिवली प्राइम विद 13, जिसका मतलब है इसका लेजेंडर सिंबल कैलकुलेट किया जा सकता है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ उनका करूंगा जो कि ऑड नंबर्स होंगे. वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर से जो इवन पार्ट है उसको अलग कर लें. सो 2/13 एंड 3/13. 2/13 को डिसाइड करें 2 की कंग्रेंसेस के ऊपर. 2 की कंग्रेंसेस हम पहले से निकाल चुके हैं कि मैं मॉड 8 में चेक करूंगा, मॉड 8 के हिसाब से किस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा उसकी कंग्रेंस डायरेक्टली उधर से आ जाएगी. सो 13 इज व्हाट? मॉड 8. सो 8 1 is 8 and 8 2 16 बड़ा हो गया, तो ये आ रहा है 5 के. अगर एक प्राइम नंबर 5 मॉड 8 हो, यानी कि 8k + 5 टाइप का हो, तो जो उसकी 2 के साथ कंग्रेंस है वो नॉट सॉल्वेबल है, यानी कि -1 आंसर देगी. तो इसका आंसर आप डायरेक्टली उधर से निकाल लें, तो ये -1 आ रही. और 3/13 जो बाकी सब बचा, क्योंकि आपने इवन जितना मैक्सिमम निकल सकता था बाहर निकाल देंगे. अगर यहाँ 4 होता तो फिर ज़्यादा आसान था, क्योंकि 4 तो वैसी स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. अगर नहीं भी है तो जितने स्क्वायर फैक्टर्स हैं वो मैं निकालता जाऊंगा और बाकी कर लूंगा. एक एग्जांपल फॉर इंस्टेंस मैं कंसिडर करता हूँ. जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, प्राइम नंबर, बड़ा सा नंबर चूज कर लेता हूँ कोई भी, से 47 प्राइम नंबर चूज कर लिया, और मैं जो नंबर ए चूज कर रहा हूँ इन जनरल, अब अभी मैं इस जो लेमा हमने लास्ट टाइम किया था उसको अप्लाई नहीं कर रहा, इन जनरल कोई भी चूज कर रहा हूँ. सो मैं चूज करता हूँ से 24. मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ 24 और 47
का जो लेजेंडर सिंबल है वो क्या आएगा। तो मैं ऊपर वाले हिस्से को पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देखता हूँ प्राइमरी डिकम्पोजिशन में कि 24 असल में लिखा क्या हुआ है। 24 इज 8 into 3 and 8 is 2 cube into 3 by 47। पहले लेजेंडर सिंबल की अप्लाई करूंगा प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा 2 raised to power 3 47 का लेजेंडर सिंबल इनटू 3 और 47 का लेजेंडर सिंबल। इसके अंदर से जो मैक्सिमम स्क्वायर फैक्टर निकल रहा होगा उसको अलहदा कर लूंगा और जो बाकी सिंगल फैक्टर उसे अलहदा कर लूंगा। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ 2 और 47 और 2 स्क्वायर और 47 और 3 और 47। ये वाला हिस्सा हमेशा आंसर 1 देगा क्योंकि जनरल रिजल्ट है मेरे पास कि a स्क्वायर p is 1, so it is basically 2 square, so if it is square of something it should be 1, the general symbol is 1। बाकी फिर बचा यही वाला केस, तो फाइनली मेरे पास बचा 247 और 347। इसके लिए मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा कि 2 by p is 1 if p is congruent to plus minus 1 mod 8 and minus 1 if p is congruent to plus minus 3 mod 8। ये इधर से निकल आएगा। और इसके लिए अब जो मैंने लास्ट रिजल्ट प्रूफ किया था ये वाला a by p is minus 1 raised to power summation k1 to p minus 1 by 2 k a p, ये रिजल्ट यूज करूंगा क्योंकि मैंने इसके अंदर जूम किया हुआ है कि a प्राइम एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो इवन का केस इसमें से निकल गया, ऑड इससे निकालूंगा और फाइनली इसको कैलकुलेट करके आंसर बता दूंगा। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया। अब हम फर्दर एक स्टेप आगे जा रहे हैं और ये जो दो रिजल्ट्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इनको मैं यूज करूंगा एक बहुत बड़ा जनरल रिजल्ट प्रूफ करने के लिए। और वो जनरल रिजल्ट इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज को इन केसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हर चीज को सॉल्व करता जाएगा। तो हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जितनी जिस रिजल्ट ने फायदा दिया वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं और अब हम उस जनरल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं कि वो जनरल रिजल्ट क्या है जो कि कंक्लूडिंग रिजल्ट होगा इस पूरे सेक्शन का। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2 और रेसिप्रोसिटी का मतलब आपको पता है, रेसिप्रोकल से लफ्ज निकला है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि उसको 1 ओवर कर दिया जाए। सो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है और 1/3 का रेसिप्रोकल फिर 3 है क्योंकि वो 1/1/3 करेंगे तो 3 आएगा। अगर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/5 तो उसका रेसिप्रोकल 5/2 है, उसका उल्ट। तो रेसिप्रोकल मीन्स उल्ट। अब क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी बेसिकली है कि और हमारे किस काम की है। एक कंसिडर करते हैं प्रॉब्लम इस चीज को कैलकुलेट करने की a by p। लेजेंडर सिंबल कैलकुलेट करना है मैंने, p एक से ऑड प्राइम है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। a एक ऐसा नंबर है जो कि रिलेटिवली प्राइम है 1 के साथ। मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए देखता हूं कि a की डिकम्पोजिशन प्राइम्स के अंदर क्या है। से a की डिकम्पोजिशन प्राइम के अंदर है, एक और प्राइम है p1 उसका स्क्वायर है और एक और प्राइम है p2 वो वैसे ही लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे p1 की वैल्यू आप 2 ले लें और p2 की वैल्यू 3 ले लें तो a नंबर बन रहा है 12, 4 into 3 12 और p आप कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर लें, जैसे मैंने चूज किया 17। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 12/17 का लेजेंडर सिंबल कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने कहा कि जी 12/17 को पहले तो ऊपर देखेंगे 12 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब जरा लिख के देखते हैं 12/17 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 12/17 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 17 स्प्लिट हुआ 2 स्क्वायर का लेजेंडर सिंबल एंड 3 17 का लेजेंडर सिंबल। 2 स्क्वायर 17 खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर फैक्टर है, 3 17 आ गया। इस तरीके से मैं a की वैल्यू 6 रख लेता हूँ। 6 17 का लेजेंडर सिंबल, 2 into 3 17 और 2 17 हुआ
और 317 हुआ। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं। मैं से बड़ा नंबर को चूज कर लेता हूँ, यहाँ से 47 चूज कर लेता हूँ और ऊपर जो है 2 का क्यूब कंसिडर कर लेता हूँ और से 3 सिंपल कंसिडर कर लेता हूँ। अब 2 का जब क्यूब कंसिडर करूंगा तो ये बराबर आएगा 2 के क्यूब बाय 47 के इंटू 3 बाय 47 के। अब 2 का जो क्यूब पड़ा हुआ है वो फर्दर किसके बराबर है, उसमें से जितना स्क्वायर फैक्टर निकल सकता होगा निकाल दूंगा, क्योंकि स्क्वायर फैक्टर जो है वो वैसी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। बाकी बचेगा 247 और 347। इसका इन एग्जांपल्स को कंसिडर करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर आप कोई भी नंबर से स्टार्ट करें तो जिधर जाके आपका लेजेंडर सिंबल कैलकुलेट होगा वो ऐसा होगा कि ऊपर भी प्राइम पड़ा होगा, नीचे भी प्राइम पड़ा होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पहले आपने सिर्फ अज्यूम ये किया कि नीचे वाला लेजेंडर सिंबल के जो नीचे वाला है वो प्राइम होना चाहिए। ऊपर आपने कहा कि जो मर्जी नंबर रख दें जो रिलेटिवली प्राइम हो। फिर आपने कहा कि लेजेंडर सिंबल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी कि अलग-अलग किए जा सकते हैं, और फिर स्क्वायर फैक्टर अंदर से खत्म हो सकता है। तो जितने स्क्वायर फैक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। अब वो सारे के सारे अगर इवन होंगे, पावर्स इवन है, तो सारे के सारे स्क्वायर फैक्टर्स हैं खत्म हो गए। अगर पावर किसी की ऑड लगी हुई है तो उसमें से इवन मैक्सिमम हो जाएगा और एक सिर्फ पावर बचेगी ऑड की, उसका आप लिख लेंगे। जिस तरह 2 क्यूब था, अब ये अगर 2 4 होता तो वैसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि मैं उसको लिखता 2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर किसी चीज का स्क्वायर है, खत्म होकर लेजेंडर सिंबल उसका 1 आ गया, उसको मैं निकाल देता, बाकी से 3 और 47 कराया जाता। लेकिन अगर 2 की पावर 5 होती तो फिर 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 बनता, एक 2 की पावर फिर पड़ी होती। इसका मतलब है कि फाइनली उसने रिड्यूस होके पावर्स ऊपर भी प्राइम ही आना है और नीचे भी प्राइम ही आना है। तो इधर भी देख लें कि ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये दोनों प्राइम्स, इसके ऊपर भी प्राइम है और नीचे भी प्राइम है। इसका मतलब है कि ये इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है a बाई पी की कैलकुलेट करने की, ये प्रॉब्लम बेसिकली p बाई क्यू की है, ऊपर भी प्राइम और नीचे भी प्राइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी है वो क्या करती है, वो हमारे लिए क्यों काम की है? वो रिलेशन बताती है कि p ओवर q, यानी कि p क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है q के अंदर या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछती है कि क्या q रेसिड्यू क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है p के अंदर नहीं, और इनके दरमियान एक रिलेशन बनाती है कि इनके दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा, यानी कि उसको उल्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे इधर से कोई उठा लेते हैं 3 और 17, तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या करेगा? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू 3 और 17 के लेजेंडर सिंबल के अंदर और 17 और 3 के लेजेंडर सिंबल के अंदर एक रिलेशन डेवलप करेगा। वो रिलेशन क्या है, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। अभी मैं उसको अभी प्रूफ तो नहीं किया, लेकिन देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास P और Q दो ऑड प्राइम्स हैं, तो आप P और Q का लेजेंडर सिंबल मल्टीप्लाई करें से Q और P के लेजेंडर सिंबल में, तो वो बराबर आएगा -1 की पावर P माइनस 1 बाई 2 एंड Q माइनस 1 बाई 2। ये वो रिलेशन बनाती है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। अब देखिए इसके अंदर P बाई Q एक पता लग गई क्वांटिटी, लेट्स सपोज के इन दोनों में से आपको किसी एक का पता है। P और Q तो वैसे ही गिवन होंगे, अगर P और Q गिवन है तो ये राइट हैंड साइड तो फौरन कैलकुलेट हो जाएगी। इधर P की वैल्यू रखें, इधर Q की वैल्यू रखें, डिसाइड करें इवन आ रहा है ऑड आ रहा है, उस हिसाब से -1 की आंसर या -1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। ये साइड तो डिसाइडेबल है। क्वेश्चन रह गया इस साइड पे 2 अननोन क्वांटिटीज हैं। 2 अननोन क्वांटिटीज में से किसी एक का पता लग गया, दूसरी ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी, क्योंकि इसने आंसर ये 1 देना है या -1 देना है। अगर 1 दे रहा है तो डायरेक्टली इस साइड पे जो आंसर लिखा है वो इसका आंसर है, अगर नहीं है तो उसको दोनों साइड से -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो उसकी रेसिप्रोकल करने से, लेजेंडर सिंबल के रेसिप्रोकल करने से जो आंसर्स आने चाहिए वो आपको फौरन पता लग जाएंगे। और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई बड़ी से बड़ी से लेजेंडर सिंबल लिखा हुआ है, आप कुछ स्टेप्स के अंदर उसे देखते साथ ही उसे सॉल्व कर लेंगे। 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाएगी, बेशक जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लें। तो ये मैं वो कह रहा था कि जो हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, कंक्लूडिंग रिजल्ट होगा क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी के ऊपर।
अब इसका प्रूफ देखते हैं कि यही फैक्ट अगर मैंने प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन से मतलब कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जो ट्रिक्स मैं यूज करूंगा इसके प्रूफ करने के अंदर। ये ट्रिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको मुझे रिवाइज करवाना है लेटेस्ट पॉइंट्स को। इनका सिंपली मतलब है इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। मिसाल के तौर पे मैं एक्स वाई प्लेन कंसिडर करता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। प्लेन है आर स्क्वायर का, सिंपली आर स्क्वायर है, एक प्लेन है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्स का पॉइंट लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर वाई का लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप कोई भी पॉइंट रखें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। मैं सिर्फ इंटीजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लगाता हूं। ये 1 तो ये जितने पॉइंट्स मैंने लगाए हैं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग ये वाले पॉइंट्स भी जो कि इधर हैं, इनको मैं कहूंगा कि ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। तो लेटेस्ट पॉइंट्स का मतलब ये है कि आर स्क्वायर के वो वाले पॉइंट्स जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो। तो इसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 3 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 5 3 है। तो वो एक्स भी अगर एक इंटीजर है और वाई भी एक इंटीजर है तो वो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है। तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट पॉइंट से मुराद मेरे सिंपली इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरी मैं आपकी रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m decides that what is the slope of the straight line and c is the y intercept. So, अगर आपके पास से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और उसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है से 2 and 3। तो मुझे सिर्फ इसका पता है और इसका पता है। तो क्या इस प्लेस के ऊपर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? पहले तो इसकी स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे कोई 2 पॉइंट्स चाहिए 2 पॉइंट फार्मूला से। तो m इज 3 - 0। एक कोऑर्डिनेट में यही चूज कर लेता हूँ 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो इट इज 3 - 0 ओवर 2 - 0, सो इट इज 3/2। ये इसकी स्लोप आ गई। और इसका y इंटरसेप्ट चाहिए था, वो क्योंकि इधर से कट कर रही है 0 के ऊपर, तो y इंटरसेप्ट जो है इसका 0 है। तो इट इज y इज इक्वल टू 3/2x और 2y इज इक्वल टू 3x। ये इस लाइन की इक्वेशन है जो ये स्ट्रेट लाइन है। मैं ये दो सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता था क्योंकि ये थोड़े से हमारे जो हम कॉन्टेक्स्ट चला रहे हैं उससे ज़रा थोड़ा सा आउट है, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा अपने रिजल्ट के अंदर, इसके प्रूफ के अंदर। अब चलते हैं ज़रा प्रूफ के ऊपर। इफ़ P एंड Q आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स, दो डिफरेंट प्राइम्स दे लें, तो इन दोनों के लेजेंडर सिंबल्स के अंदर ये रिलेशन होगा। अब ये मैं प्रूफ करने के लिए जो मेरी टेक्निक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप एक ट्राइंगल कंसिडर करें, सॉरी एक रेक्टेंगल कंसिडर करें। कंसिडर अ रेक्टेंगल इन XY plane whose vertices are uh, 0 0 origin, p/2 एंड 0 x एक्सिस पे एक पॉइंट, y एक्सिस पे 0 और q/2 एक पॉइंट, और एक पॉइंट फिर p/2 और q/2 ये पॉइंट। तो ये उसके 4 वर्सेस हैं, 4 कोने हैं उस रेक्टेंगल के। एक पहले एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बेहतर एग्जांपल ले लें कि मैं किस तरह की
रेक्टेंगल चाहता हूँ। पी और क्यू की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू साइन कर लें। से पी की वैल्यू है 5 एक मिनट के लिए, और क्यू की वैल्यू साइन कर लें से 11। सो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0 0 पहला, दूसरा कोऑर्डिनेट p की वैल्यू 5/2 है, 2.5 और 0, ये वैल्यू आपके पास थी 5.5 और ये वैल्यू आ गई 2.5 एंड 5.5। जरा ट्राइंगल रेक्टेंगल देखते हैं कौन सी बनती है। सो ये वैल्यू 0 0 आ गई, देन दूसरा कोऑर्डिनेट लगाया 1 और 2 और 3 और यहाँ सेंटर में होगा 2.5, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया 2.5 और 0, एक ये आ गया। दूसरा आपने लगाया 0 और 5.5, तो 1 2 3 4 5 और आगे यहाँ करके कहीं आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट बना इसका y x का 0 और y का 5.5, और फिर आपने इन दोनों को मिला दिया, तो ये लेट्स सपोज ये और ये इधर जाके मिल गए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बना x का 2.5 और y का 5.5। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं ये रेक्टेंगल कंसिडर कर रहा हूँ। सो मेरी रेक्टेंगल जो है दैट इज दिस वन। ये मेरी रेक्टेंगल है, तो मैंने इसके चारों कोऑर्डिनेट्स जो है वो बता दिए आपको। अब मैं इसको ये जो एग्जांपल कंसिडर किया है ये तो समझाने के लिए थी, अब मैं जनरली उस तरीके से कंसिडर करता हूँ कि जो मैं कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी डायग्राम बनाता हूँ। मेरे पास एक डायग्राम आ गई से ये एक्स और वाई एक्सिस आ गए, एक कोऑर्डिनेट इधर लिया, ये आ गया 0 और 0, एक कोऑर्डिनेट इधर जाके लिया, ये था p/2 x का और y का 0, एक जाके इधर लिया कोऑर्डिनेट, ये रखा x का 0 और जो दूसरा प्राइम था उसका q/2, और फिर इन दोनों को किसी एक जगह के ऊपर मिलाया एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, वैसे इधर मिले और इसका कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली आ गया p/2 और q/2। जो मेरी रेक्टेंगल बनी जो मैं बनाना चाह रहा था वो ये वाली बन गई। इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर लेते हैं, ये वो रेक्टेंगल है। इसका एक डायगोनल खींचते हैं, रेक्टेंगल है तो डायगोनल निकल सकता है, उसको जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका एक डायगोनल खींच देता हूँ। सो ये एक लाइन है, इसको बहुत सारी लाइनें ना समझें, ये एक ही लाइन है जो कि 0 0 को कनेक्ट कर रही है p/2 और q/2 से। अब मैं पहले तो इस डायगोनल की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल। तो ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इस साइड से ऐसे और इस लाइन से ऐसे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इन जनरल। ये एक ऐसी लाइन है जो 0 0 से और इस पॉइंट से पास कर रही है p/2 और q/2 से। तो मैंने अभी कंसिडर की है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m, स्लोप निकाली, स्लोप इज q/2 माइनस 0 क्योंकि 0 0 है, डिवाइडेड बाय p/2 माइनस 0 इंटू x, और y इंटरसेप्ट 0 से कट रहा है तो 0 आ गया। इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बनी y इज इक्वल टू q/2 ओवर p/2 इंटू x। इसको 2 2 से खत्म कर दें तो बाकी बचा y इज इक्वल टू p/q इंटू x, और ये आपके पास आ गया qy इज इक्वल टू px। दिस इज द डायगोनल। मैंने इस पूरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। डायगोनल से नीचे वाले को t1 का नाम देता हूँ और डायगोनल से ऊपर वाले को से t2 का नाम देता हूँ। और जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ कि जितने इंटीजर पॉइंट्स इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर पड़े हुए हैं उनका काउंट पता लगाना चाहता हूँ, उनका काउंट कितना होगा।
p बाय 2 क्या एक इंटीजर है? आंसर इज नो, क्योंकि p एक ऑड प्राइम था, तो p बाय 2 एक इंटीजर नहीं हो सकता। q बाय 2 भी एक इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि q ऑड नंबर था, ऑड प्राइम था, तो 2 ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है इसका नंबर भी, आंसर भी फ्रैक्शन के अंदर आएगा। इससे सबसे पीछे वाला प्राइम जो इंटीजर है वो कौन सा होगा? तो सबसे पीछे वाला जो होगा वो होगा p माइनस 1 बाय 2, एक कम करके 2 करें, अब ये जो नीचे वाला नंबर आएगा ये एक इंटीजर है, इसके पीछे भी यही नंबर होगा q माइनस 1 बाय 2। अब से एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आपने ये पॉइंट लगा लिया 2 और इधर लगा लिया 3। अब ये पॉइंट्स कितने आएंगे टोटली? सो इस साइड के ऊपर ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स कितने हैं? इस लेट्स सपोज कि मैं टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ पॉइंट्स कितने हैं, तो इस साइड पे 3 पॉइंट्स हैं और इस साइड के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, तो मैं कहूँगा कि इट इज 3 इंटू 4 12 पॉइंट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रेक्टेंगल के एक साइड के पॉइंट्स और एक साइड के पॉइंट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे। इंटीजर पॉइंट्स अगर निकालना चाहूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम इंटीजर्स इधर तक जाते हैं, इसमें मैक्सिमम इंटीजर्स इधर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टोटल इंटीजर्स इसके अंदर पड़े होंगे, इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर, वो पड़े होंगे p माइनस 1 बाय 2 इंटू क्यू माइनस 1 बाय 2, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंटीजर नहीं है। अब ये तो मुझे काउंट का पता लग गया। अब मैं एक और तरीके से इसका काउंट करता हूँ और देखता हूँ कि क्योंकि अगर दोनों काउंट है एक ही चीज का तो दोनों को बराबर होना चाहिए, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये एक मैथमेटिक्स के अंदर एक तरीका है कि आप एक चीज को अगर आइडेंटिटी को बनानी हो तो कोई एक चीज रखें, उसको दो डिफरेंट तरीके से काउंट करें, क्योंकि आप काउंट एक ही चीज को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों चीजें बराबर होंगी, एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे, चीजें दोनों बराबर होंगी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो एक तरीका तो ये कि मैंने डायरेक्टली इसके पॉइंट्स किए, तो कहा p माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1 बाय 2 इसके टोटल पॉइंट्स हैं, जो इंटीजर पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। अब मैं एक और तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है ना जो पॉइंट्स चल रहे हैं उनकी वेरिएशन करना शुरू कर दें। तो ये k की वैल्यू से इधर कोई एक जनरल पॉइंट चूज कर लेता हूँ k, ये k की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सो ऑन, यहाँ तक कि ये p माइनस 1 बाय 2 तक जाएगा। इसके ऊपर भी पॉइंट्स पड़े होंगे। क्वेश्चन पहला ये आएगा कि क्या डायगोनल जो है, जिसके अंदर मैंने डायगोनल के हिसाब से तकसीम की है कि डायगोनल से नीचे एक हिस्सा और डायगोनल से ऊपर एक हिस्सा, और इनके पॉइंट्स कैलकुलेट करने लगा हूं कि डायगोनल से नीचे कितने लेटेस्ट पॉइंट थे और डायगोनल से ऊपर कितने लेटेस्ट पॉइंट थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि डायगोनल खुद भी लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर पड़ा हो, यानी कि इधर भी कोई ऐसा पॉइंट पड़ा हो जो एग्जैक्टली डायगोनल के ऊपर आ रहा हो। अगर वो आ रहा होगा तो उसको किस साइड पे काउंट करना है, T2 वाले हिस्से में काउंट करना है जो ऊपर है, या T1 वाले हिस्से में काउंट करना है। तो हमारी प्रॉब्लम इस सेटिंग की वजह से बहुत आसान हो गई है। हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो इस डायगोनल पे पड़ा हो, लेकिन इसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि कोई ऐसा इंटीजर पॉइंट नहीं हो सकता। इसका छोटा सा प्रूफ लिखते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंटीजर हो, यानी लेटेस्ट पॉइंट हो और डायगोनल के ऊपर पड़ा हो इस सेटिंग के साथ। P और Q दो डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स थे, इसका मतलब है कि P और Q का जो GCD है वो 1 है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें और मान लें कि x एक इंटीजर है और y एक इंटीजर है, तो इस इक्वेशन का मतलब ये होगा कि p डिवाइड करता है q इंटू वाई को। p दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एक के साथ उसका GCD 1 है और डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है, तो उसे यकीनी तौर पे दूसरे को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि p डिवाइड करेगा y को। y की वेरिएशन किधर तक है आपके पास? सो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इधर मेरे पास q/2 ओवर p/2 था, इधर q/2 p/2 आ गया, लेकिन जब 2 से कैंसिल होगा तो ये q/p रहेगा। सो ऊपर q रहेगा और नीचे p रहेगा, सो इट इज q/p। सो इसको हम खत्म करते हैं और उससे ऑटोमेटिकली जो डिफरेंट दूसरी इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसको भी खत्म करते हैं और बाद में देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्योंकि हमारे से उधर प्रॉब्लम आ रही है। So this is basically q by p, and then the diagonal equation is
पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब मेरे पास आर्गूमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, इधर तक वही है कि पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम है, ये तो गिवन है। अब इस इक्वेशन को कंसिडर करूंगा तो मेरे पास एक डिफरेंट चीज बनेगी जिसको मैं कंसिडर करता हूँ। सो इस इक्वेशन को अगर देखूं तो ये मेरे पास क्लेम करती है कि P डिवाइड करता है QX को। P एक प्राइम नंबर है, Q के साथ रिलेटिवली प्राइम है, प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एक के साथ रिलेटिवली प्राइम हो गया है, तो दिस मीन कि वो यकीनन दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा X को। अगर मैं इसको साइड पे देखूं तो इसका मतलब है कि Q डिवाइड करता है P Y को, Q और P फिर रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब ये होगा कि Q डिवाइड करेगा Y को। अब X और Y की वेरिएशन है किधर तक है? X मैक्सिमम जो है इस रेक्टेंगल के अंदर P/2 तक जाता है, P/2 से लेस रहता है। सो X अगर इंटीजर में रखूं तो वो स्ट्रिक्टली लेस रहता है, लेकिन अगर मैं पॉइंट इंटीजर के अलावा चूज कर लूं तो इक्वल भी हो सकता है। इस तरीके से Y जो है वो छोटा रहता है P/2 से। P अपने से आधे नंबर को कैसे डिवाइड कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। P/2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन P ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उसी नंबर का आधा कर रहा हूँ। तो अपने से छोटे नंबर को तो P डिवाइड नहीं करेगा, ना ही अपने से छोटे नंबर को Q डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा X और Y इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर X और Y इंटीजर रखूंगा तो डिविजिबिलिटी इंप्लाई करेगी कि वो उनको डिवाइड करें, वो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि देयर इज नो इंटीजर X एंड Y विच सेटिस्फाई Py इज इक्वल टू Qx। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करते तो ये एग्जैक्टली आपने डायगोनल की इक्वेशन निकाली हुई है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा X और Y नहीं है जो डायगोनल के ऊपर पड़ा हो और वो इंटीजर हो। तो ऑटो ये बड़ी बचत होगी हमारी कि कोई भी ऐसा पॉइंट डायगोनल पे नहीं पड़ा हुआ। तो जितने भी लेटेस्ट पॉइंट थे इंटीजर पॉइंट्स, या बिल्कुल डायगोनल से नीचे पड़े हुए हैं या ऊपर पड़े हुए हैं, तो हम नीचे वालों को भी काउंट कर लेते हैं और ऊपर वालों को भी काउंट कर लेते हैं, और फिर हमें पता है कि टोटल उसने इसी के बराबर आना है, इस क्वांटिटी के बराबर आना है, P-1/2 और Q-1/2। मैं K की वेरिएशन ली और K की वेरिएशन लेने के बाद उसके जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जो कि इस डायगोनल से नीचे नीचे तक रहते हैं उनको काउंट करता हूँ। किसी भी अगर मैं आर्बिट्री तौर पे K चूज करूँ तो उसके ऊपर और डायगोनल से नीचे तक कितने पॉइंट्स पड़े हुए हैं। डायगोनल की इक्वेशन है ये वाली, तो मेरे पास ये y का पहला कोऑर्डिनेट, y का दूसरा कोऑर्डिनेट, y का तीसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ तक कि इस डायगोनल से कम ही रहे। तो मैं डायगोनल की इक्वेशन लिख लेता हूँ और y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि वो डायगोनल से कम रहे, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। और इस डायगोनल के अंदर इस x का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? ये जो मैंने K चूज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले तो मैं लिखते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। वी वांट टू काउंट those points in the region T1 which have integer coordinates. ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैं एक दफा दोबारा, ये डायगोनल है, ये मेरे पास कंसिडर किया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और ये मेरे पास रेक्टेंगल है। मैंने एक पॉइंट चूज किया k और k के ऊपर इंटीजर पॉइंट्स चूज कर रहा हूँ, जबकि डायगोनल की जो इक्वेशन है उसका मुझे पता है, दैट इज y इज इक्वल टू q/p x। ये डायगोनल की इक्वेशन है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करूं कि किसी भी रैंडमली चूजन k के ऊपर कितने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो इन सब पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो k के बिल्कुल ऊपर है उनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? उनका x कोऑर्डिनेट k ही रहेगा। सो ये k 0 के साथ है, ये k 1 के साथ होगा, ये k 2 के साथ। तो इसका मतलब है कि इनका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, हाँ y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, बढ़ता जाएगा एक खास लेवल तक, जब तक कि वो इस डायगोनल से नीचे रहे, क्योंकि मैंने नीचे वाले हिस्से को T1 किया और ऊपर वाले हिस्से को T2 किया। इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन Q/P और x की वैल्यू लगा देते हैं k, ये रहनी चाहिए। तो मुझे सारे के सारे वो वाले इंटीजर्स चाहिए जिनकी वैल्यूज
इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो। सो इनइक्वालिटी इज y इज लेस देन क्यू के बाई पी। x की जगह k लगा दिया और उसके ऊपर वाली पॉइंट चाहिए सच दैट के y कोऑर्डिनेट इसको टच ना करे। इसको टच करने की इक्वेशन ये है, इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट उससे नीचे रहे, तो y शुड बी लेस देन क्यू के बाई पी। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके ऊपर तो आपने पहले कह दिया कि भाई इंटीजर पॉइंट कोई नहीं पड़ा हुआ। अगर इंटीजर पॉइंट कोई नहीं पड़ा हुआ तो जो उस लाइन से सबसे नीचे वाला इंटीजर पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? एग्जैक्टली उसका इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन। दिस मीन्स कि आपके पास जो उस लाइन से नीचे पड़े होंगे उनकी तादाद होगी क्यू के बाई पी का ब्रैकेट फंक्शन। तो हर के लिए आपके पास इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, अगले के लिए इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं। के आपने स्टार्ट किया 1 से और जा रहे हैं आप किधर तक? p माइनस 1/2 तक। ये आपके पास सारे के सारे इसके पॉइंट्स आ गए। दिस मीन्स के टोटल पॉइंट्स in T1 are summation k की वेरिएशन लगा देते हैं 1 से लेके p माइनस 1/2 तक और हर एक k के ऊपर इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो q k बाई p का ब्रैकेट फंक्शन। तो ये T1 के पॉइंट्स आ गए। अब देखें T1 और T2 के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ उसकी ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ी हुई है, तो इधर k रखा है, इधर j रख लें। ये वाले अब कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये x के हैं और ऊपर फिर y के चूज कर रहे हैं, लेकिन अब जो आपके पास जो वैल्यूज हैं इनकी रिवर्स हो जाएंगी। तो मैं अब डायरेक्टली दिस इज द सेम एनालॉजी, द पॉइंट्स इन T2 आर, मैं डायरेक्टली उसको भी कह देता हूँ कि वो J1 से लेके Q माइनस 1/2 तक है और इधर ये इनका रोल रिवर्स हो जाएगा, इधर P इंटू J ओवर Q आ जाएगा। तो इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, उसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं, तो टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? तो टोटल पॉइंट्स आर K1 P माइनस 1/2 Q K P प्लस J1 to Q माइनस 1/2 P J ओवर Q। ये आपने इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करते हुए इस रेक्टेंगल के अंदर वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले जो कि इसके अंदर है, इस रेक्टेंगल के अंदर है, और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो जो हर एक के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर्स हैं। तो मैंने मिसाल के तौर पर बड़ा क्लियर है कि मैंने ये लाइन भी कंसिडर नहीं की, ये लाइन भी कंसिडर नहीं की, ये लाइन भी कंसिडर नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ इसके अंदर वाला हिस्सा कंसिडर किया। तो इसलिए मुझे जारी बात है वेरिएशन में जीरो जीरो शामिल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो इसके कॉर्नर पे आ रहा है। तो मैंने ये वाले से लेके इस पॉइंट तक और इधर से 1 से लेके Q माइनस 1 तक बाई 2 तक किए, तो वो जितने पॉइंट्स आ जाएंगे उन टोटल का काउंट P माइनस 1/2 Q माइनस 1 2 होगा। ये एक तरीका था मेरे पास कैलकुलेट करने का, और दूसरा तरीका ये था कि मैंने हर एक की पॉइंट कैलकुलेट किए, तो वो ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, इनको ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ये जो पॉइंट कैलकुलेट किए और दूसरे डायरेक्टली किए थे वो दोनों बराबर हैं। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी कहती है कि K1 टू P माइनस 1/2 K की साथ Q और P आ गया आपके पास, प्लस J वेरीज फ्रॉम 1 टू Q माइनस 1/2, इधर आपके पास J इंटू P बाई Q आ गया, इज इक्वल टू P माइनस 1/2 इंटू Q माइनस 1/2। ये एक आइडेंटिटी निकाल ली। अब जो ही ये आ गई काम बड़ा सिंपल हो गया। सर दो रिजल्ट जो मैंने पहले किए हैं गॉस लेमा और जो एक लास्ट लेक्चर के अंदर रिजल्ट किया था उनको कंबाइन करना है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ का प्रूफ आ जाएगा। पहले जरा एक दफा लिख लेते हैं गॉस लेमा का जो रिजल्ट है वो क्या कहते हैं।
Gauss lemma says that A by P is -1, where n is a particular number, which are the remainders, count of the remainders, which are greater than P by 2 in the set S. वो आपको याद है कि सेट S क्या था. एक और रिजल्ट हमने किया, वो कहता है कि A by P बराबर होगा -1 रेज टू पावर K की वेरिएशन 1 से P -1 by 2 ब्रैकेट फंक्शन K A by P इसका. ये दूसरा रिजल्ट था हमारा. सो ये दो रिजल्ट है, 1 and 2. अब ये ऊपर जरा देखें कि ये क्या चीज लिखी हुई है, ये क्या चीज लिखी हुई है, इसको जरा कंपेयर करें इसके साथ. कंसिडर Q by P. Q एक इंटीजर है, इसके अंदर मैंने सिर्फ A की वैल्यू Q रख ली है, तो ये रिजल्ट कहता है कि ये बराबर होगा -1 इंटू K1 to P -1 by 2. K ऊपर जो नंबर लगा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और P आ जाएगा. इसको आप देखें तो ये नंबर लिखा हुआ है. दूसरा मैं कहता हूं कि अच्छा जी जरा आप P को ऊपर रख लें और Q के साथ चेक करें क्या आएगा. अब मैं वेरिएशन K की जगह कोई और लगाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. -1 मैं वेरिएशन लगाता हूं J1 और किधर तक जाना है. अब इस रिजल्ट को देखें, जो भी नीचे लगा हुआ है उसकी P -1 by 2 तक जाता है. इधर नीचे क्या लगा हुआ है Q, ये जाएगा Q -1 by 2 तक. ब्रैकेट फंक्शन आएगा J के साथ क्योंकि वेरिएशन J पे लगी हुई है. जो ऊपर नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा. ये नंबर लगा हुआ है ये वाला. Q by P इसके बराबर है, P by Q इसके बराबर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं. P by Q और Q by P मल्टीप्लाई हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी. मल्टीप्लाई होके इस साइड पे ये आया K1 to P -1 by 2 Q K by P प्लस J1 to Q -1 by 2 J P by Q. ये मैं इसलिए किया कि क्योंकि दोनों साइडों पे करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है और जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. ये आ गया, ये बराबर आ गया -1 P -1 by 2 into Q -1 by 2 because of this identity. आइडेंटिटी से मुराद मेरा ये है कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज व्हिच आर इंट्रोड्यूस इन दैट आइडेंटिटी. सो P और Q की जो मर्जी वैल्यू रखें, अगर जो तरह हमने सेट की है कि P एक ऑड प्राइम होना चाहिए और Q एक ऑड प्राइम होना चाहिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा. सो दिस मीन्स कि इट इज एन आइडेंटिटी. अब P by -1 की पावर P -1 इंटू Q -1 by 2 आ गई. सो गॉस लेमा से हम चले, हमने इसके ऊपर प्रूफ किया और उसके बाद फिर इन दोनों को कहा कि लेजेंडर सिंबल जो है वो इसके बराबर होता है क्योंकि इसके अंदर हम दोनों रिजल्ट यूज कर रहे हैं. इसका लेजेंडर सिंबल इसके बराबर होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो इसके बराबर आ गया. ये हमारा फाइनल रिजल्ट था जिसके ऊपर हम कंक्लूड करते हैं अपना थ्योरम. सो ये तो थ्योरम कंप्लीट हो गया. अब हमारा कंसर्न है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है. सो लेट्स चेक. कोई एक नंबर लेते हैं और उसकी कंग्रेसेस कंसिडर करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं, जो भी हम कंसिडर कर रहे थे और स्टक होते थे किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं. से मैं 17 by 19 से कंसिडर करता हूँ कि 17 by 19 जो है इसका आंसर क्या होगा. मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ. P की वैल्यू है मेरे पास 7 और Q की वैल्यू है 19. 17 19 के अंदर और 19 by 7 के अंदर एक रिलेशन होगा. वो रिलेशन होगा -1 की पावर 7 -1 by 2 इंटू 19 -1 by 2. मल्टीप्लीकेशन दोनों की. पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या आता है. 7 -1 3 6 आ गया और 6 by 2 3. तो 3 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है 19 -1 इज 18 और 9 के साथ. तो 9 3 27, आंसर -1 आ गया. तो 7 by 19 का जो लेजेंडर सिंबल होगा
और 19 बाय जो 7 का लेजेंडरी सिंबल होगा उसका आंसर -1 आएगा। हमें क्या फायदा हुआ, हम तो ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे ना, इसमें क्या फायदा है। अब वो रिजल्ट जरा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A इज congruent टू B mod P then the legendre symbols of both numbers are same। कि अगर एक दूसरे के congruent हो तो उनके जो लेजेंडर सिंबल आते हैं वो भी congruent सेम होंगे, यानी कि अगर एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो दूसरा भी होगा, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। 19 एक नंबर है जो कि 7 से बढ़ गया। 19 7 में किसके congruent है, 7 2s are 14, बाकी बचा 5। So 19 is congruent to 5 mod 7। इसका मतलब है कि जो 19 और 7 का लेजेंडर सिंबल होगा वही लेजेंडर सिंबल होगा 5 और 7 का। मैं इसके अंदर ये पुट कर देता हूँ, 7 19 इंटू 5 7 इज इक्वल टू -1। अब 7 19 अपनी जगह खड़ा हुआ है, मेरे पास सिर्फ ये प्रॉब्लम पता लग गया कि 5 का 7 के साथ क्या है, तो फौरन मैं बता दूंगा, जो भी होगा उस साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। इसको आगे लिख लेते हैं एक दफा, 7 19 जो निकालना चाहता हूँ, इधर आ गया 5 7 और ये आ रहा है -1। अब ऊपर भी प्राइम है नीचे भी प्राइम है, इसको अलग से कंसिडर कर लेते हैं कि जी 5 7 जो है वो किसके बराबर होगा। 5 7 के अंदर और 7 5 के अंदर एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन क्या होगा। अब मैंने एक अलग से क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लगा दिया, -1 की पावर 2 प्राइम्स है, एक p -1/2 और दूसरा q -1/2। सो 5/7 7/5 इज, ये नंबर देखते हैं क्या आता है, -1 या 2 -1 4 -1, ये आपके पास 4 आ गया, विच इज 5 -1 इज 4 और 2 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया। मल्टीप्लाई जैसे मर्जी हो रहा हो इवन ही रहना है। सो देख लेते हैं वाला, 7 -1 इज 6 और 3, लेकिन फाइनल का आंसर इवन ही रहना है, तो आंसर आपके पास +1 आ गया। अब ये 7 और 5 का क्या चक्कर है, 7 इज congruent टू 2 mod 5। इस वजह से मुझे पता लगा कि जो 7 और 5 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा वही 2 और 5 का होगा। इसका मतलब है इधर मैं 2 और 5 पुट कर सकता हूँ, तो 5 7 और 2 और 5 congruent होगा 1 के। 2 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो मुझे डायरेक्टली पता है क्या है। 2 अगर एक ऐसे प्राइम में पड़ा हुआ है जो मॉड 1 या 7 है तो उसका आंसर 1 आएगा, और अगर वो 5 और 3 वाले में पड़ा हुआ है तो आंसर -1 आएगा। इसका मतलब है इसका आंसर -1 है। तो 5 7 इंटू -1 इज 1 एंड 5 7 दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ गया, ये मुझे पता लग गया ये माइनस के बराबर है। मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ जो ओरिजिनल थी, आ गया 7 19 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज 7 19 is 1। सो ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि 7 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 19। कोई एस कंस्ट्रक्ट नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्टली सिर्फ रिवर्स करता गया। सो हर दफा रिवर्स करने से मेरे पास जो लेजेंडर सिंबल जिसका कैलकुलेट करना था वो रिड्यूस हो रहा था, हर दफा कंस्ट्रक्ट करने से रिड्यूस हो रहा था। करते करते मैं बिल्कुल सिंपल नंबर पे पड़ा गया, उसका मुझे पता होगा। सो ये आपको ऑटोमेटिकली जाएगा, जब आप हर एक रिमाइंडर को दूसरे में कंसिडर कर रहे हैं, छोटा आंसर आ गया, फिर दूसरे को पकड़ के उसमें किया, तो फाइनली इसने 2 3 पे जाना ही जाना है। और 2 और 3 का केस डिसाइड करना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पर लिखा हो 2 कॉन्ग्रेंट है 3 के नहीं, 2 जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है 3 का या नहीं, तो डिसाइड करना बड़ा आसान है। 2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है 5 का या नहीं, बड़ा जुबानी पता है कि 1 और 4 जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं और 2 और 3 नहीं है। तो जो ही छोटे स्टेप के ऊपर आएगा मैं फौरन डिसाइड कर लूंगा, और बैक करते चलते मुझे फाइनल का पता होगा कि वो है या नहीं है। तो ये पावर है इस क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ की कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे रिजल्ट्स बनाते गए और कंक्लूड किया इसके ऊपर। अब मैं इसकी मदद से जो मर्जी लिखें, बड़े नंबर लिखें छोटे लिखें, जैसे मर्जी नंबर हो, मैं फौरन कैलकुलेट करके उसको बता दूंगा कि ये इसके अंदर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं है। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, वो नंबर्स ले लेते हैं। अब 2 प्राइम्स ले लेते हैं, मुझे ये श्योर होना चाहिए कि दोनों प्राइम्स हैं। से मैं देखना चाहता हूं कि 23 जो है वो 37 के अंदर
37 भी प्राइम है, 23 भी है, तो ये क्या 37 में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस टू 23 मॉड 37। ये क्या सॉल्वेबल कांग्रेस है या नहीं? कोई एक्स का ऐसा नंबर मिलेगा रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम ऑफ 37 में से जो इधर इसको सेटिस्फाई करेगा? अब मैं इसको कंसिडर करता हूँ। 23 37 का 37 23 के साथ एक रिलेशन होगा, p by q into q by p is equal to -1 23 minus 1 by 2 into 37 minus 1 by 2. So this number is -1, 23 minus 1 is 22 and it is 11 into 37 minus 1 is 36 and it is 18. एक इवन नंबर आ गया, टोटल इवन हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। अब पता लगा 23 और 37 और 37 और 23 जो है वो 1 के बराबर है। अब 37 जो है वो कंग्रेंट किसके है? मॉड 23 में। सो 23 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स इज 46, तो 1 टाइम चला गया, उधर से आपको 7 मिले, ऊपर से 7 मिले, तो ये 14 के बराबर है। तो 37 इज कंग्रेंट टू 14 मॉड 23, 3 + 4 7 और 2 + 3। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इस केस के अंदर, यानी कि 37 का 23 के साथ जो होगा वो एग्जैक्टली 14 का 23 के साथ होगा। अब मैं इसको अगर रिड्यूस करके लिखूं तो 23 37 इज 14 23 इज 1, और 14 अब 2 नंबर अब प्राइम नहीं है, तो मैं इसको पहले प्राइम्स के अंदर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ प्राइम्स के ऊपर चलाना आता है। मेरा जो रिजल्ट है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे पास पी और क्यू जिनके ऊपर भी मैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लगा रहा हूँ वो दोनों प्राइम्स होने चाहिए। तो मैं 14 और 23 पे डायरेक्ट नहीं लगा सकता क्योंकि 14 इज नॉट अ प्राइम। पहले निकालते हैं कि 14 और 23 का लेजेंडर सिंबल किसके बराबर आएगा। सो 14 23 इज 223 इंटू 7 23 इसके बराबर आएगा। 223 बड़ा सिंपल केस है। 23 को देखना मॉड 8 में क्या आता है। सो ये 8 3 24 होता है, ये -1 आएगा और -1 7 के बराबर होता है। सो 8 2 16, तो 23 जो है इज कंग्रेंट टू 7 मॉड 8। तो अगर 7 वाले केस में है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, तो 2/23 का आंसर 1 आएगा। 7/23 अब मसला रह गया कि 7/23 किसके बराबर है। डायरेक्टली मुझे किसी रिजल्ट का नहीं पता, ये पता है कि 7 भी प्राइम है और 23 भी प्राइम है। तो 7 और 23 और 23 7 में भी एक रिलेशन होगा, पहले उसको देखते हैं क्या है। 7 23 के अंदर और 23 7 के अंदर रिलेशन होगा -1 रेज़ टू पावर 7 -1/2 एंड 23 -1/2। इट इज -1 7 -1 इज 6 और 2 के साथ किया तो 3 आ गया। 23 -1 इज 22 और किया तो 11 आ गया। और नंबर ही रहा, -1 आ गया। अब ये रिड्यूस हो सकता है, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 23 कंग्रेंट किसके होता है 7 के अंदर? 7 2 = 14, 7 3 = 21। 21 अंदर से निकल के बाकी बचा 27 इज इक्वल टू -1। 27 मुझे डायरेक्टली पता है कि अगर किसी के ऊपर 2 आ जाए तो वो किसके है। सिर्फ नीचे वाला प्राइम नंबर देखना है किस तरह के है। ये कंग्रेंट है 7 मॉड 8 के, 7 टाइप के, 7 + 8 के टाइप के, ये 1 के बराबर होता है। 2/7 जो है वो 1 के बराबर होगा। ये इधर वैल्यू पुट की तो 7 23 इंटू 1 इज -1। दिस इम्प्लाइज के 7 23 इज -1 कि 7 जो है वो 23 में नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। ओरिजिनल प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम के अंदर 14 23 के अंदर से एक का पता लग गया था, दूसरे का पता नहीं लग रहा था। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें तो पहला 1 है और दूसरा -1 है, आंसर आ गया -1। तो 14 23 जो है वो माइनस के बराबर है। इसमें पुट करूंगा तो अब मेरे पास चले मैं इधर ही पुट कर देता हूँ। ये अगर -1 हो तो इसका मतलब है कि 23 और 37 जो है into -1 is equal to 1. This implies कि 23/37 is equal to -1. So this is equal to -1. मैंने निकाल लिया। अगेन वही पॉइंट
कोई सेट एस कंस्ट्रक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस रिमाइंडर के अंदर रिड्यूस किया और निकालता गया। और अगर मैं वैसे क्वेश्चन देखूं, पूछूं कि क्या है, तो वैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इट्स वेरी टफ क्वेश्चन कि जी 37 के अंदर सारे के सारे उसकी क्लासेस निकालें और फिर देखें कि कोई क्लास ऐसी है जिसका स्क्वायर करने से वो 23 बन जाए, कोई रिमाइंडर क्लास जिसका स्क्वायर करें तो वो कॉन्ग्रुएंट आ जाए 23 के। तो मुझे पता नहीं डिवीजन कैसी हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं है। इधर मैंने इसका डिटर्मिनिस्टिक आंसर दे दिया, मैंने बताया कि नहीं जी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 37 के रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम के अंदर जिसका स्क्वायर करेंगे और उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो 23 के बराबर आएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। किस बेस पे कहा? क्योंकि मेरे पास इसका आंसर -1 आ रहा है। -1 डिसाइड ये करता है कि ये नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। डिसाइड करने के लिए क्या मैंने कोई ऐसा ट्रिक यूज किया जो मुझे कांग्रेस का सोल्यूशन दे? कोई भी नहीं यूज किया, सिर्फ जो अपने रिजल्ट बनाए थे वो किए, जो गॉस लेमा था और जो अभी हमने लास्ट जो प्रूफ किया क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। तो ये उसकी पावर है कि जैसी मर्जी आपके पास गिवन हो उसको आप रिड्यूस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और छोटा सा रिजल्ट देखते हैं इसी की बेस के ऊपर। अब मैं डायरेक्टली मतलब उसकी अब कैलकुलेशंस को ज्यादा आसान बना सकते हैं। इफ पी आर क्यू एंड टू डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स देन पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी का आंसर 1 आएगा अगर पी और क्यू में से दोनों 1 mod 4 हो जाए, मतलब, और अगर पी जो है वो दोनों 3 mod 4 हो जाए। सो ऊपर और का मतलब है दोनों में से कोई एक हो जाए, या पी हो जाए या क्यू, दोनों में से कोई एक 1 mod 4 हो जाए। तो उस केस के अंदर मैं कहूंगा कि इसका आंसर 1 आता है, डायरेक्टली कह दूंगा। और -1 अगर दोनों ही 3 mod 4 हो। इसकी रीजन क्या है? देखिए, पी क्यू लेजेंडर सिंबल और क्यू पी लेजेंडर सिंबल के अंदर रिलेशन है -1 रेज टू पावर p -1/2 इंटू क्यू -1/2। अगर आपके पास p जो है वो इस टाइप का नंबर है 4k + 1 का, या q जो है वो इस टाइप का नंबर है 4k + 1 का, तो ये जो आपके पास नंबर है p -1/2 या q -1/2, उसकी कैलकुलेशंस करके देखते हैं वो क्या आएगी। p -1/2 इज 4k + 1 -1/2, 1 से कैंसिल हुआ, आंसर इज 2k। So this number is 2 into something which means that it is a multiple of 2, which means that it is an even number. अब एक इवन हो गया, आगे जो मर्जी लगाओ प्रोडक्ट में इवन ही रहना है, तो -1 आंसर आपको 1 ही देगा। तो ये वाला केस आ गया। अब ये बेशक p -1/2 2k आ जाए या q -1/2 जो है वो 2k आ जाए, कोई भी दोनों में से आ जाए, क्योंकि दो की प्रोडक्ट हो रही है, तो दोनों में से अगर एक भी इवन हो गया प्रोडक्ट इवन होगी। अगर प्रोडक्ट इवन होगी तो -1 की पावर इवन है, आंसर उसने 1 देना है। ऑड किस सूरत में देगा? ऑड इस सूरत में देगा कि दोनों ही 3 + 4 के टाइप के हों। आप कैलकुलेट करें, 3 + 4k -1/2 का आंसर क्या आएगा? 4k + 2/2, इट इज 2k + 1। तो ये भी 2k + 1 आ गया, ये भी 2k + 1 आ गया, दोनों ऑड है, दोनों ऑड की मल्टीप्लिकेशन ऑड ही देगी। इसका मतलब है कि अगर इस तरह के हैं तो -1 आएगा, और अगर उस तरह के हैं दोनों में से कोई एक भी 4k + 1 टाइप का है तो हो जाएगा। अब मुझे बार बार वो जो रिलेशन भी मैं लिख रहा था वो भी नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल हो गया। दोबारा रिविजिट करते हैं एग्जाम्पल को। से मैं कैलकुलेट कर रहा था 13/37, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। मैंने फौरन इसको 37 और 13 से किया और कहा कि कांग्रुएंट होगा किसके। अब एक प्राइम है 13, एक प्राइम है 37। अब 13 और 37 ये किस टाइप का है? ये 1 + 4k टाइप का, या दूसरे लफ्जों में 1 mod 4 का। रिजल्ट ये कहता है कि दोनों में से अगर एक भी 1 mod 4 का हो गया है तो ये 1 आ जाएगा। मैं पावर्स वगैरह मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। आगे से 13, 37, 13 को कैलकुलेट करना है, 13 2 = 26, तो बाकी आपके पास बचे रिमाइंडर के अंदर 11/13 आ गया, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि बाकी आपके पास 7 और 4 11 आ रहे हैं। अब 11 13 को चेक करना है, तो 11 13 और 13 11 के दरमियान एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन मैं फिर डिसाइड करूंगा इसी रिजल्ट से। P 11 है और Q 13 है,
दोनों में से कोई एक भी है 4k + 1 टाइप का, सो 4 3 जा 12 + 1 एक भी है, 1 आंसर आ गया। इसको रिड्यूस कर लेते हैं 13 और ये रिड्यूस होके 2 और 11 आ गया। अब 2 11 का मुझे वैसे ही पता है कि 2 11 के लिए रिजल्ट है 8 वाला, 8 मॉड वाला। अब ये 11 जो है ये किस तरह का है, इसका अगर 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। इसका मतलब है ये 3 + 8 के टाइप का है। 3 + 8 के टाइप का आंसर क्या आना चाहिए, -1। इसका मतलब है कि 11 13 into -1 is 1. This means 11 13 is -1। 11 13 जो है वो इसके बराबर आ गया, ये -1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 13/37 into -1 is equal to 1। इसका मतलब है कि 13/37 is -1, यानी कि 13 जो है वो 37 के अंदर नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। तो मैंने इससे थोड़ा सा और कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया। सो हम अब इसकी फर्दर कुछ देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इसकी कैलकुलेशंस कि ज़्यादा हम किस तरीके से रिजल्ट्स बना सकते हैं। तो ये लास्ट को अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। सिंपली जो मैंने ऊपर पावर्स रखी हुई है p-1/2 और q-2, उसकी बेस पर डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई ये कैसे निकलेगा। तो एक स्टेप के अंदर मुझे उसका प्रूफ लिख लिया। पहले हमने देखा कि हमें क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ की ज़रूरत क्यों है, तो पहले मैंने वो मोटिवेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन की। देन क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ का प्रूफ किया, और फिर जो सबसे खूबसूरत और फाइनल चीज़ थी, जो इंटरेस्टिंग थी सबसे ज़्यादा, कि उसकी कंपटीशंस को यूज़ किया देखने के लिए कि भाई किस तरीके से हम किसी भी लेजेंडर सिंबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।